हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साधना साइंस क्लब। आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे कार्डियक साइकिल। तो देखिए, जो मतलब कार्डियक साइकिल तो डिस्कस करेंगे, ये आता है हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंतर्गत, जिसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। तो इसके पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने काफ़ी कुछ चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, जैसे कि हमने सबसे पहले ब्लड सेल के बारे में देखा था, फिर प्लाज्मा के बारे में देखा था, बहुत सारे टर्म हमारे थे जैसे लिम्फ हो गया, लिम्फ फ्लूइड हो गया, ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। उसके बाद हमने जो है हार्ट का स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छे से देखा था, उसकी मतलब क्या सेप्टम है, क्या सल्कस है, उसके क्या क्या लेयर्स हैं, ये सारी चीज़ें भी डिस्कस कर लिए हैं। फिर हमने इसके लास्ट लेक्चर में देखा था ईसीजी। और देखो, अगर आप ये लेक्चर देखने जा रहे हैं तो ईसीजी आपको बहुत अच्छे से समझ आना चाहिए। अगर ईसीजी अच्छे से समझ आया होगा तो आप देखेंगे कार्डियक साइकिल जो कॉन्सेप्ट है वो उसी के अराउंड मूव करता है। तो कार्डियक साइकिल समझने के लिए आपको ईसीजी समझ आनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये आपको बहुत ही हलवा लगेगा, बिल्कुल ईजी लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कार्डियक साइकिल है क्या। तो सबसे पहले जब हम देखते हैं मतलब किसी भी साइकिल की बात करो तो क्या होता है, जैसे आप यूरिया साइकिल, क्रेब साइकिल, कोई भी साइकिल की बात करो, जहाँ से चीज़ें स्टार्ट होती हैं वहीं पे आके फिर से एंड हो जाती हैं। तो ये इस तरह से हमारी साइकिल होती है। ठीक उसी तरह से हमारी कार्डियक साइकिल होती है। तो कार्डियक साइकिल क्या होती है? सीक्वेंस ऑफ इवेंट विच अकर्स ड्यूरिंग वन हार्ट बीट। देखो, हमारा हार्ट तो मतलब लगातार बीट करता रहता है, हमारा हार्ट मतलब कंटिन्यूअसली बीट करता रहता है। पर कार्डियक साइकिल क्या है? सीक्वेंस ऑफ इवेंट विच अकर्स ड्यूरिंग वन हार्ट बीट। मतलब जब हमारा हार्ट एक बार बीट करता है, एक बार धड़कता है, तो उस समय में मतलब उसका जो प्रोसेस होता है, जो इवेंट होता है, वो होता है हमारा कार्डियक साइकिल। तो अगर आपको एक हार्ट बीट समझ में आ जाएगी तो जितनी भी हार्ट बीट होती हैं सब में वही प्रोसेस बार बार रिपीट होता रहता है। तो याद रखना, सीक्वेंस ऑफ इवेंट विच अकर्स ड्यूरिंग वन हार्ट बीट इज नोन एज कार्डियक साइकिल। तो अब जो कार्डियक साइकिल होती है, जो हमारा वन हार्ट बीट होता है, इसके अंदर में दो प्रोसेस होती हैं। एक होता है हमारा सिस्टोल, एक होता है डायस्टोल। हमने पहले ही समझ लिया है सिस्टोल मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन। डायस्टोल मतलब क्या होता है? रिलैक्सेशन। सिस्टोल यानी कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल यानी रिलैक्सेशन। तो आपको ये टर्म पता होना चाहिए। सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन। ये दोनों ही प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं हमारे कार्डियक साइकिल में, यानी ड्यूरिंग वन हार्ट बीट। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, ये हमने देखा था। देखो, कार्डियक साइकिल की जब भी आप बात करें तो हमने देखा था हमारे पास राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, इस तरह से 4 चैम्बर होते हैं। तो देखो, जो हमारा हार्ट है, जो उसके राइट साइड में चीज़ें होंगी, जो इवेंट चलेंगे, वही सेम चीज़ें लेफ्ट साइड में भी चलती हैं। यानी जो हमारे राइट एट्रियम में होंगी जो भी इवेंट, वो सेम चीज़ें हमारे लेफ्ट एट्रियम में भी होती हैं। तो यहाँ से हम एक असर्शन बोल सकते हैं, बोथ एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली, यानी दोनों ही एक साथ ही क्या करती हैं? कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। बोथ एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली। इसका रीजन क्या है? बिकॉज दे आर रिसीविंग करंट और डीपोलराइजेशन साइमल्टेनियसली। जैसे देखो, जब भी यहाँ से ऐसे नोड से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा तो वो हमारे राइट एट्रियम में भी जाएगा और लेफ्ट एट्रियम में भी जाएगा। तो दोनों ही एट्रिया एक साथ मतलब जो मतलब क्या है यहाँ पे, एक साथ वो मतलब उस करंट को, उस एक्शन पोटेंशियल को क्या करती हैं? रिसीव करती हैं। और इसी वजह से दोनों एक साथ ही क्या करती हैं? कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। तो याद रखना, बोथ एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली बिकॉज दे आर रिसीविंग करंट और डीपोलराइजेशन साइमल्टेनियसली। अब देखो, आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ एट्रियम, आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ एट्रियम, ventricle also contract simultaneously because both ventricle are receiving current और depolarization simultaneously। यानी यही केस हमारे वेंट्रिकल में भी होता है। मतलब जैसे ही एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक उसी समय उसके साथ में वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट करती है। क्यों? क्योंकि इनको भी मतलब क्या मिलता है? बिकॉज बोथ वेंट्रिकल आर रिसीविंग करंट और डीपोलराइजेशन साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ ही। तो अब यहाँ पे देखो क्या होता है, सेम इवेंट at the same time, same event at the same time
हैपेंड इन बोथ राइट एंड लेफ्ट पार्ट ऑफ हार्ट, जो कि मैंने आपको बताया कि मतलब चाहे हम हार्ट के लेफ्ट साइड की बात करें या फिर राइट साइड की बात करें, सेम इवेंट सेम टाइम पे दोनों तरफ क्या होती हैं, चलती हैं। मतलब सेम टाइम पे सेम इवेंट हमारे हार्ट के दोनों ही पार्ट में, चाहे वो लेफ्ट हो चाहे राइट हो, दोनों जगह हैपन होती हैं या फिर होती हैं। अब देखो, सो इफ वी कैन अंडरस्टैंड इवेंट ऑफ लेफ्ट पार्ट वी कैन सिमुलेट इवेंट इन राइट पार्ट। जैसे अगर हम एक ही पार्ट को अच्छे से समझ लेते हैं कि हमारे मतलब हार्ट के एक साइड में क्या हो रहा है, तो उसी मतलब वही सेम चीज़ें लेफ्ट साइड में भी होती हैं। तो चाहे हम राइट साइड का कार्डियक साइकिल देख लें या फिर लेफ्ट का, तो बातें तो सेम ही हुई। तो यही है यहाँ पे, मतलब सेम इवेंट हमारे हार्ट के दोनों साइड सेम टाइम पे अकर होती हैं। तो अगर हम एक पार्ट को अच्छे से समझ लेते हैं तो एक पार्ट ऑटोमेटिक हमें समझ में आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो, ये है हमारा लेफ्ट एट्रियम, ये है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, ये यहाँ से निकलता है एओर्टा। तो अब हमको यही सारी चीज़ें, मतलब इसके हेल्प से हम आगे का प्रोसेस देखेंगे किस तरह से कार्डियक साइकिल होती है। तो ये है हमारा लेफ्ट एट्रियम, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये है एओर्टा। इसके साथ में मैंने आपको बताया था लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, इनके बीच में क्या होता है, एवी वाल्व होता है। क्या होता है, एवी वाल्व होता है। बाएं साइड बाइकस्पिड वाल्व, दाएं साइड ट्राइकस्पिड वाल्व। तो देखो, ये है हमारा लेफ्ट साइड यानी बायां साइड, बायां मतलब बायां बाई, बायां बाई, तो बाएं साइड बाइकस्पिड वाल्व यानी लेफ्ट साइड बाइकस्पिड वाल्व। तो इस तरह से याद रखना। और देखो, ये जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, यहाँ से ये जो एओर्टा निकला, इनके बीच में भी वॉल्व होता है, इस जिसको हम बोलते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्व। तो अब चलो आगे जो है डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, एक बार इसका मतलब जो हमारा कार्डियक साइकिल है, इस डायग्राम के जरिए आपको पूरा हम समराइज कर देते हैं, फिर इसको अलग अलग जो है मतलब डिस्कस कर लेंगे। तो बिल्कुल पेशेंस बना के रखना और नज़रें एकदम बिल्कुल टिका के रखना इस कॉन्सेप्ट पे, आपको बिल्कुल एक एक चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। तो अब देखो क्या होता है, सबसे पहले हम जो है लेफ्ट साइड, अपने हार्ट के लेफ्ट साइड के पार्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमने क्या देखा था, जैसे यहाँ पे देखो, मान लो ये है हमारा 4 चैम्बर्ड हार्ट। क्या है, ये है हमारा 4 चैम्बर्ड हार्ट। थोड़ा मतलब छोटा बड़ा हो गया, कोई नहीं। देखो, ये है हमारा राइट एट्रियम, ये है हमारा राइट वेंट्रिकल, ये है हमारा लेफ्ट एट्रियम, ये है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। तो हम जो है, हमने क्या देखा था, मतलब बॉडी से सबसे पहले जो भी ब्लड आता है वो आता है हमारे राइट एट्रियम में। फिर राइट वेंट्रिकल से कहाँ पे जाता है, हमारे लंग्स के पास में, और सॉरी ये लंग्स जाता है हमारे लंग्स के पास में, और हाँ, फिर हमारे लंग्स से आता है लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर से यहाँ से जो है अलग अलग बॉडी पार्ट में उसको भेज दिया जाता है। तो अब देखो, लेफ्ट साइड में यानी इस साइड की बात करें, लेफ्ट साइड की बात करें, तो मतलब यहाँ पे ब्लड सबसे पहले कहाँ से आएगा, हमारे लंग्स से। तो अब यहाँ पे देखो, ये है हमारा लेफ्ट एट्रियम और ये है हमारा लंग्स। तो लंग्स से सबसे पहले ब्लड आएगा हमारे लेफ्ट एट्रियम में। कहाँ पे आएगा, लेफ्ट एट्रियम में। तो जब लंग्स से ब्लड आता है हमारे लेफ्ट एट्रियम में, जब लंग्स से ब्लड आता है हमारे लेफ्ट एट्रियम में, तो क्या होता है, ये जो मतलब जब यहाँ पे मतलब उसका प्रेशर बढ़ जाएगा। देखो, अभी यहाँ कहीं भी आपको ब्लड नज़र नहीं आ रहा, सबसे पहले ब्लड आया हमारे लेफ्ट एट्रियम में। तो जब लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आया तो यहाँ पे इसका प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो हमने क्या देखा था, ब्लड मतलब जो फ्लो करता है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और अगर मतलब वो वाल्व के डायरेक्शन में है तो वाल्व हमारी ओपन हो जाएगी। तो देखो, इस तरह मतलब यहाँ पे जब प्रेशर खूब बढ़ जाएगा तो ये वाल्व जो है वो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में ब्लड भर गया तो इसका यहाँ पे प्रेशर बढ़ गया, तो जो हमारी वाल्व थी वो ओपन हो गई, और यहाँ पे जो ब्लड था वो नीचे आ गया हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में। कहाँ पे आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो अब देखो यहाँ पे क्या होता है, मतलब लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आता है वो केवल 70% आता है, 30% ब्लड जो है यहीं रह जाता है। केवल 70% ब्लड आता है लेफ्ट
एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन है हमारा पोजीशन ऑफ हार्ट। मैंने आपको बताया था जो हमारा हार्ट होता है वो स्लाइटली टिल्टेड होता है, थोड़ा सा तिरछा होता है। अगर ये पूरी तरह सीधा होता तो सारा ब्लड, मतलब जैसे ही वॉल्व ओपन हुआ वो धड़ाक से नीचे आ जाता, मतलब सारा ब्लड आ जाता हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेकिन हार्ट थोड़ा तिरछा होने की वजह से केवल 70% ब्लड जो है लेफ्ट वेंट्रिकल में आ पाता है, 30% ब्लड रह जाता है हमारे लेफ्ट एट्रियम में। तो अब देखो क्या होता है। तो ये जो 30% ब्लड यहाँ पे रह गया, ये जो यहाँ पे 30% ब्लड रह गया, तो हम कह सकते हैं फॉर 30% रिमेनिंग ब्लड ऐसे नोड जेनरेट डीपोलराइजेशन इन बोथ एट्रियम। यानी जैसे यहाँ पे 70% ब्लड तो नीचे आ गया, लेकिन जो 30% ब्लड रह गया उसको भी नीचे लेके आना है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो ऐसे नोड है वो जेनरेट करेगा डीपोलराइजेशन इन बोथ एट्रियम। जैसे हम यहाँ पे लेफ्ट साइड तो डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन हमने क्या देखा, मतलब ये प्रोसेस जो है वो साइमल्टेनियसली चलती हैं, दोनों में ही चलती हैं। तो याद रखना, जब 30% ब्लड रिमेन रह गया तो जो ऐसे नोड है वो जेनरेट करेगा डीपोलराइजेशन इन बोथ एट्रियम। तो इससे क्या होगा, जब डीपोलराइजेशन स्टार्ट मतलब जेनरेट होगा तो यहाँ पे जेनरेट होगी हमारी शॉर्ट पी वेव, यहाँ पे जेनरेट होगी हमारी शॉर्ट पी वेव। और हमने देखा था ना, पी वेव रिप्रेजेंट एट्रियल डीपोलराइजेशन। तो यहाँ पे देखो ये है हमारा एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल सिस्टोल। तो यहाँ पे क्या होता है, जस्ट आफ्टर पी वेव बोथ एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट। जस्ट आफ्टर पी वेव, जैसे ही यहाँ पे मतलब पी वेव जब यहाँ पे जेनरेट हुआ तो हमारी जो एट्रियम है वो क्या करेंगी, बोथ एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट, दोनों ही एट्रियम क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। और इनके कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से, इनके कॉन्ट्रैक्ट होने से जो रिमेनिंग ब्लड है वो भी क्या हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा, देखो यहाँ पे मतलब हम दबाव डाल रहे हैं, ऐसे दबाव डाल रहे हैं, तो क्या होगा, जब हम इस पे दबाव डालेंगे मतलब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो जो 30% ब्लड बचा है वो भी क्या होगा, आ जाएगा हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो देखो यहाँ पे जो है ये आ गया हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो यहीं पे क्या होता है, जब मतलब लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड ट्रांसफर हो रहा होता है तो जो डीपोलराइजेशन होता है वो पहुंचता है हमारे एवी नोड के पास। देखो जैसे ही मतलब ट्रांसफर होने लगेगा हमारे ब्लड का, तो जो डीपोलराइजेशन है वो एवी नोड के पास पहुंचता है। और एवी नोड क्या करता है, इस प्रोसेस को थोड़ा मतलब डिले करता है। डिले क्यों करता है, ताकि मतलब देखो कोई चीज़ सीधी है तो आराम से ब्लड नीचे आ जाएगा, लेकिन वो अभी तिरछी है और उसको कॉन्ट्रैक्ट करके बचे हुए ब्लड को नीचे लाना है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो मतलब उसको टाइम कौन देता है, यानी उसको जो है डिले कौन कराता है, तो वो है हमारा एवी नोड। तो एवी नोड इसमें डिले क्यों कराता है, ताकि जैसे मैंने आपको बताया था ना, एवी नोड मतलब वहाँ पे डिले कराता है ताकि जो एट्रियम है वो पूरी तरह से खाली हो सके। तो यही हमने देखा था कि जो एट्रियम है वो पूरी तरह से खाली हो सके, पूरा ब्लड आ सके हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो अब देखो, जब पूरा ब्लड हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में आया तो अभी तो यहाँ पे क्या है, जीरो प्रेशर है, यहाँ पे क्या है, अभी जीरो प्रेशर है। तो अब यहाँ पे देखो, जब पूरा ब्लड हमारे वेंट्रिकल में आ जाता है तो इसको हम बोलते हैं इंड डायास्टोलिक वॉल्यूम। क्या बोलते हैं, इंड डायास्टोलिक वॉल्यूम। क्या बोलते हैं, इंड डायास्टोलिक वॉल्यूम। तो अब क्या होता है, जैसे हमने क्या देखा, ऐसे नोड ने जनरेट किया जो भी मतलब स्टिमुलस, वो आया हमारे एवी नोड के पास। एवी नोड ने क्या किया, थोड़ा सा डिले कराया ताकि जो है पूरा एट्रियम अच्छे से खाली हो सके। अब यहाँ पे क्या होता है, हमने क्या देखा था, फिर जो स्टिमुलस है वो आगे पहुँचता है। आगे कहाँ पे पहुँचेगा, हमारे वेंट्रिकल के पास में। तो यहाँ पे क्या होगा, नाउ डीपोलराइजेशन रीचेस टू वेंट्रिकल। तो जब ये वेंट्रिकल के पास पहुँचते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, क्यू वेव क्या करवाता है, वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करवाना स्टार्ट करता है। यानी जस्ट आफ्टर क्यू वेव वेंट्रिकल स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग। देखो मतलब ये हम पूरी तरह से ईसीजी से इसको कनेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हमारा एसए नोड, फिर एवी नोड, फिर मतलब देखो एसए नोड ने क्या करवाया, सबसे पहले क्या बना, पी वेव। क्या बना, पी वेव। पी वेव के बाद क्यू वेव। तो क्यू वेव क्या करवाएगी, यहाँ पे डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। तो यहाँ पे अब ये जो हमारा वेंट्रिकल है, यहाँ पे क्या होगा, इसमें कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट होता है। क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट होता है। इससे क्या होता है, जो हमारा वेंट्रिकल है,
जो हमारा वेंट्रिकल है यहाँ पे प्रेशर जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट होगा। जैसे देखो ये अभी ऐसे इस तरह से कोई थैला है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप इस पर प्रेशर डालना स्टार्ट करोगे, इसको दबाना स्टार्ट करोगे, इसको कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करोगे, तो इसके अंदर में प्रेशर बढ़ जाएगा। इसके अंदर में प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो जब प्रेशर बढ़ेगा तो यहाँ पे क्या होगा, जब प्रेशर बढ़ेगा तो ये ब्लड वापस से एट्रियम में नहीं जाना चाहिए, ये ब्लड वापस से एट्रियम में नहीं जाना चाहिए। तो ये जो हमारा एबी वाल्व जो ओपन हुआ था वो क्लोज हो जाएगा। क्या होगा, जब यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा तो ये ब्लड वापस से एट्रियम में नहीं जाना चाहिए। इस वजह से हमारा हमारा एबी वाल्व जो है वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो हम क्या बोलते हैं, ऑनसेट ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, यानी जैसे ही हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है तो क्या होता है, एबी वाल्व क्लोज, हमारा जो एबी वाल्व है वो क्लोज हो जाता है। और हमने क्या देखा था, जब वाल्व क्लोज होता है तभी आता है हमारा हार्ट साउंड। जो फर्स्ट हार्ट साउंड होता है वो होता है लब, और वो किसके वजह से आता है, क्लोजिंग ऑफ एबी वाल्व। तो जब एबी वाल्व क्लोज होता है तो हमारा फर्स्ट हार्ट साउंड आता है लब। तो अब यहाँ पे क्या होता है, जब यहाँ पे प्रेशर खूब इंक्रीज हुआ तो एबी वाल्व क्या हो गया, क्लोज हो गया। एबी वाल्व क्या हो गया, क्लोज हो गया। क्या हो गया, एबी वाल्व क्लोज हो गया। तो देखो अब यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज होता जा रहा है, ब्लड हमारा वापस ना जाए एट्रियम में, इस वजह से एबी वाल्व भी क्या हो गया, क्लोज हो गया। तो अभी हमारा सेमी ल्यूनर वाल्व भी नहीं ओपन है, यानी दोनों वाल्व क्या हो गया, यहाँ पे क्लोज हो गया। दोनों ही वाल्व क्या हो गया, क्लोज हो गया। और वेंट्रिकल हमारा क्या कर रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट होता जा रहा है, लेकिन मतलब वेंट्रिकल और कॉन्ट्रैक्टिंग, बट नो ब्लड इज इंटरिंग और लीविंग वेंट्रिकल। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होता जा रहा है, लेकिन ब्लड ना तो यहाँ से ऊपर जा रहा है ना ही आगे बढ़ रहा है, यानी यहीं पे रुका हुआ है। यानी हम कह सकते हैं ब्लड वॉल्यूम ऑफ वेंट्रिकल और कांस्टेंट, जिसको हम बोलते हैं IVC, यानी आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं, आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्ट, आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्ट। तो अब यहाँ पे देखो, ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्ट, यानी यहाँ पे आइसो वॉल्यूमेट्रिक, तो यहाँ पे क्या होता है, तो देखो जब यहाँ पे मतलब आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता रहा, मतलब होगा कंटिन्यूअस, तो क्या होगा, प्रेशर वेंट्रिकल में इंक्रीज होता जाएगा। तो एक समय ऐसा तो आएगा, अब एबी वाल्व के मतलब एबी वाल्व बंद हो गया, ऊपर तो ये जाएगा नहीं, तो इसके पास ऑप्शन ये है कि यहाँ पे हमारा खुलेगा सेमी ल्यूनर वाल्व। तो जब यहाँ पे प्रेशर 80 से ज़्यादा, जैसे यहाँ पे देखो एओर्टा में 80 है, तो इसका प्रेशर इंक्रीज होते होते, मतलब देखो यहाँ पे 0 था तो 0 से 50 हुआ, 50 से 120 हुआ, यानी अब 80 से ज़्यादा हो गया। तो अब यहाँ पे हाई प्रेशर हो गया, इधर लो प्रेशर हो गया, तो हमारी सेमी ल्यूनर वाल्व क्या होगी, ओपन हो जाएगी। और यहाँ पे मतलब प्रेशर खूब बढ़ा हुआ था, तो क्या होगा, हमारा रैपिड इजेक्शन। क्या होगा, रैपिड इजेक्शन। तो रैपिड मतलब ओपनिंग ऑफ सेमी ल्यूनर वाल्व, रैपिड इजेक्शन ऑफ ब्लड फ्रॉम बोथ वेंट्रिकल। यानी देखो हम तो यहाँ पे लेफ्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन सेम चीजें हमारे दोनों मतलब हार्ट के दोनों साइड में होंगी। तो अब यहाँ पे क्या होता है, जब यहाँ से ब्लड मतलब गया, जब एओर्टा के थ्रू रैपिड इजेक्शन हुआ, तो या एक समय ऐसा आएगा जब फिर से इसका जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जो प्रेशर है हमारे वेंट्रिकल में जो 120 हो गया था, तो यहाँ से अब रैपिड इजेक्शन हो गया ब्लड का, तो यहाँ पे इसका प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। तो जब इसका प्रेशर डिक्रीज होता है तो जो हमारा सेमी ल्यूनर वाल्व होता है वो इलास्टिक होता है, तो वो क्या होता है, ऑटोमेटिक उसका जो वाल्व होता है वो क्लोज हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, सेमी ल्यूनर वाल्व क्या होता है, क्लोज हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं ऑनसेट ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल, क्लोजर ऑफ सेमी ल्यूनर वाल्व। यानी जैसे ही यहाँ पे वेंट्रिकुलर डायस्टोल हुआ, फिर क्या हो जाता है, जो सेमी ल्यूनर वाल्व है वो क्लोज हो गई। तो सेमी ल्यूनर वाल्व के क्लोज होने की वजह से क्या आता है, हमारा सेकेंड साउंड, जो कि होता है डब। तो फर्स्ट साउंड कब आया, ऑनसेट ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, यानी जब एबी वाल्व क्लोज हो गया तो फर्स्ट साउंड है हमारा लब, और सेकेंड साउंड आया सेमी ल्यूनर वाल्व के क्लोजर की वजह से, जो कि होता है हमारा डब। और यहाँ से फिर से क्या हो जाएगा, हमारा जो वेंट्रिकल है वो रिलैक्स करेगा, यहाँ पे टी वेव, यानी टी वेव यहाँ पे बन जाएगी। अब देखो ये जो यहाँ पे कुछ ब्लड रह गया, यानी देखो जब यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज हुआ तो कुछ ब्लड जो रह गया उसको हम बोलते हैं यहाँ पे
इंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, यानी ESV, इंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, इंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। तो अब यहाँ पे देखो, एक बार इसको समराइज करते हैं। हमने क्या देखा, सबसे पहले लंग्स से ब्लड आया हमारे लेफ्ट एट्रियम में, फिर यहाँ पे क्या होगा, जब ब्लड यहाँ पे बढ़ता जाएगा तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज होगा तो AV वॉल्व ओपन हो जाएगा, AV वॉल्व जैसे ही ओपन होगा 70% ब्लड आ जाएगा हमारे वेंट्रिकल में, 30% ब्लड रह जाता है एट्रियम में ड्यू टू पोजीशन ऑफ हार्ट, बिकॉज हार्ट इज टिल्टेड, स्लाइटली टिल्टेड। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे जो 30% ब्लड बचा रह गया उसको भी हमें नीचे लेके आना है, तो यहाँ पे एट्रियल सिस्टोल होना स्टार्ट होगा, यानी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा। और ये कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कैसे होगा, जो SA नोड है वो एक्शन पोटेंशियल फायर करेगा, तो यहाँ पे P वेव बनेगी, तो यहाँ पे जब एट्रियल सिस्टोल होगा तो बाकी के बचे हुए ब्लड आ जाते हैं हमारे वेंट्रिकल में। तो वेंट्रिकल में ये ब्लड अच्छे से फिल हो जाए, इस वजह से यहाँ पे AV नोड काम करता है, जो कि क्या करता है, डिले करवाता है, इस मतलब डीपोलराइजेशन में डिले करवाता है, ताकि ये जो ब्लड है वो अच्छे से नीचे फिल हो सके। तो अभी तो यहाँ पे इसका प्रेशर 0 है, यहाँ पे प्रेशर 0 है, तो इसको हम बोलते हैं इंड डायास्टोलिक वॉल्यूम। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ पे मतलब बनती है हमारी QRS वेव, QRS वेव, और ये करवाती है कॉन्ट्रैक्शन इन वेंट्रिकल। तो वेंट्रिकल में जब कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा, यहाँ पे प्रेशर बढ़ना शुरू होगा, तो AV वॉल्व क्या होगा, क्लोज हो जाएगा, AV वॉल्व क्लोज हो जाएगा। तो जैसे ही AV वॉल्व क्लोज होगा, फर्स्ट हार्ट साउंड आएगी लव, उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे प्रेशर बढ़ता रहेगा, ना तो ब्लड ऊपर जाएगा ना ही आगे बढ़ेगा। तो ये जो मतलब कांस्टेंट एक अवस्था आ गई जहाँ पे ब्लड अभी टिका हुआ है, उसे हम बोलते हैं आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं, आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे मतलब कंटिन्यूअस आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्ट होता रहेगा, जिससे मतलब प्रेशर एओर्टा से भी ज़्यादा बढ़ जाएगा हमारे वेंट्रिकल में। तो क्या होगा, जो सेमी ल्यूनर वॉल्व है वो क्लोज हो जाएगी और यहाँ पे ब्लड का रैपिड इजेक्शन होगा, क्योंकि हमारी सेमी ल्यूनर वॉल्व इलास्टिक होती है, ये दोबारा से क्लोज हो जाती है। और यहाँ पे क्या होता है, जब ये वॉल्व दोबारा से क्लोज होती है तो यहाँ पे सेकेंड हार्ट साउंड आता है, जो कि होता है हमारा डब, और फिर से हमारी जो वेंट्रिकल है वो रिलैक्स हो जाती है, और T वेव मतलब रिप्रेजेंट करती है रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल। तो इस तरह से हमारा कार्डियक साइकिल चलता रहता है। अब इसी को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो सबसे पहले ये देखो, नॉर्मल हार्ट बीट कितनी होती है, 72 पर मिनट, 72 बीट पर मिनट होती है। टाइम फॉर 1 कार्डियक साइकिल 72 बीट 60 सेकेंड होता है। देखो, हमको निकालना है कि 1 कार्डियक साइकिल में कितना टाइम लगता है। तो जो हमारा नॉर्मल हार्ट बीट होता है वो होता है 72 टाइम्स पर मिनट। तो 72 बीट्स 60 सेकेंड में हो रहा है, तो 1 बीट कितने टाइम में होगा, 60/72 यानी 0.8 सेकेंड। एक कार्डियक साइकिल में कितना टाइम लगता है, 0.8 सेकेंड। शायद ये क्वेश्चन जो है DSSB में ऑलरेडी पूछा गया है कि मतलब 1 कार्डियक साइकिल का कितना टाइम होता है। तो इस तरह से मतलब सिंपल सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पे क्या होता है, हमने ये देखा 1 कार्डियक साइकिल में 0.8 सेकेंड लगते हैं। अब ये देखना है कि ये लगते कहाँ पे हैं, मतलब किस तरह से। तो देखो, सबसे पहले ये है हमारा एट्रियम, ये है हमारा एट्रियम, और ये है हमारा वेंट्रिकल, ये है हमारा वेंट्रिकल। तो सबसे पहले क्या होता है, एट्रियल सिस्टोल होता है। क्या होता है, एट्रियल सिस्टोल होता है। फिर क्या होता है, मतलब एक बार एट्रियल सिस्टोल होता है, उसके बाद एट्रियल डायस्टोल, 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 इस तरह से एट्रियल डायस्टोल होता है। फिर देखो क्या होता है, सबसे पहले वेंट्रिकल डायस्टोल होता है, फिर वेंट्रिकल सिस्टोल होता है, वेंट्रिकल सिस्टोल होता है, वेंट्रिकल सिस्टोल होता है। तो ये देखो, जैसे P वेव एट्रियल सिस्टोल, यानी उसके बाद हमारा जो QRS था, यहाँ पे वेंट्रिकल सिस्टोल दिखाता है, उसके बाद वेंट्रिकल डायस्टोल यानी रिलैक्सेशन। तो यहाँ पे देखो, ये हमारा वेंट्रिकल डायस्टोल, 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 डायस्टोल। तो इस तरह से जो हमारा कार्डियक साइकिल होता है, इसका टाइम इस तरह से डिवाइड होता है। तो अब यहाँ से आपसे पूछा जाता है कि एट्रियल सिस्टोल में कितना टाइम लगता है, वेंट्रिकल सिस्टोल में कितना टाइम लगता है, या फिर जॉइंट डायस्टोल में कितना टाइम लगता है, ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो, यहाँ पे जो 0 सेकेंड्स टू 0.1 सेकेंड का टाइम है,
यहाँ पे होता है हमारा एट्रियल सिस्टोल। क्या होता है? एट्रियल सिस्टोल। तो एट्रियल सिस्टोल का टाइम कितना हो जाएगा? 0.1 सेकेंड। उसके बाद देखो यहाँ पे एट्रियल डायस्टोल का टाइम यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से होते होते ऐसे 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 जाते यहाँ आएगा, यानी 0.7 सेकेंड क्या होता है? एट्रियल डायस्टोल। देखो टोटल 0.8 सेकेंड है, तो एट्रियल सिस्टोल का टाइम अगर 0.1 सेकेंड है तो 0.7 सेकेंड जो बचा उसमें क्या होगा? एट्रियल डायस्टोल। अब देखो यहाँ पे स्टार्ट होता है हमारा वेंट्रिकल सिस्टोल। क्या स्टार्ट होता है? वेंट्रिकल सिस्टोल। तो एट्रियल सिस्टोल के बाद वेंट्रिकल सिस्टोल स्टार्ट होता है और वेंट्रिकल सिस्टोल चलता है हमारा 3 सेकेंड तक, 0.1 to 0.2, 0.2 to 0.3, 0.3 to 0.4, यानी टोटल 3 सेकेंड, मतलब टोटल 0.3 सेकेंड चलता है हमारा वेंट्रिकल सिस्टोल। उसके बाद देखो जो जॉइंट डायस्टोल है, यानी जब दोनों ही रिलैक्स मोड पे हैं, जिसको हम बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल, वो क्या है? यहाँ देखो, यहाँ पे एट्रियल डायस्टोल, वेंट्रिकल डायस्टोल, यानी दोनों ही रिलैक्स हैं। यहाँ भी दोनों रिलैक्स, यहाँ भी रिलैक्स, यहाँ भी, यानी ये है हमारा 1 2 3 4, यानी 0.4 सेकेंड टाइम होता है हमारा जॉइंट डायस्टोल। तो 0.1 सेकेंड का टाइम होता है एट्रियल सिस्टोल, 0.3 सेकेंड का टाइम होता है वेंट्रिकल सिस्टोल। तो यहाँ पे 3 1 4 हो गया, फिर 4 जो बच गया वो है हमारा जॉइंट डायस्टोल। तो अब यहाँ पे देखो 0.1 सेकेंड एट्रियल सिस्टोल, 0.3 सेकेंड वेंट्रिकल सिस्टोल, 0.4 सेकेंड जॉइंट डायस्टोल, एट्रिया एंड वेंट्रिकल रिलैक्स टुगेदर। तो अब यहाँ पे देखो, जैसे हम आपसे पूछते हैं, ये है हमारा इवेंट, ये है ड्यूरेशन। जैसे हमने आपसे पूछा एट्रियल सिस्टोल का टाइम क्या है, तो आप बोलोगे 0.1 सेकेंड। एट्रियल डायस्टोल का कितना है? तो 0.1 सेकेंड। सिस्टोल हो रहा है तो 0.7 सेकेंड क्या होगा? डायस्टोल होगा। वेंट्रिकल सिस्टोल का टाइम क्या है? 1 2 3, मतलब 0.3 सेकेंड। तो वेंट्रिकल डायस्टोल का टाइम क्या होगा? जो भी बच गया 0.8 में से 0.5 सेकेंड। और जॉइंट डायस्टोल का टाइम कितना होता है? 0.4 सेकेंड। अब आगे देखिए क्या है। अब हम जो कार्डियक साइकिल देखे हैं उसी को एक बार मतलब अच्छे से फिर से समझ लेते हैं, मतलब लिख लिख के इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले देखो क्या है, एट्रियम आर रिसीविंग ब्लड फ्रॉम लंग्स और बॉडी पार्ट। सबसे पहले एट्रियम में ब्लड लंग्स या बॉडी पार्ट से आएगा, फिर क्या होगा? एज अ रिजल्ट प्रेशर विल इंक्रीज इन एट्रियम। हमारे एट्रियम में प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। ओपनिंग ऑफ एवी वॉल्व, फिर इससे क्या होगा? जो एवी वॉल्व है वो ओपन हो जाएगा। बाइकस्पिड या फिर ट्राइकस्पिड, यानी अगर हम बात करें लेफ्ट साइड तो बाइकस्पिड, राइट साइड तो ट्राइकस्पिड वॉल्व जो है वो ओपन हो जाएगा। जैसे ही वॉल्व ओपन होगा, रैपिड फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल, तुरंत ही ब्लड जो है वो एट्रियम से वेंट्रिकल में चला जाएगा, यानी रैपिड फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल। बाई दिस प्रोसेस ओनली 30% ब्लड विल ट्रांसफर टू वेंट्रिकल, यानी इस प्रोसेस के दौरान केवल 30% ब्लड क्या होता है? वेंट्रिकल में ट्रांसफर होता है। 30% ब्लड विल रिमेन इन एट्रियम, 30% ब्लड क्या हो जाता है? एट्रियम में रह जाता है। तो आगे देखो क्या होता है, प्रोसेस तो आपको पता है। अब देखो फॉर 30% रिमेनिंग ब्लड ऐसे नोट जनरेट डीपोलराइजेशन इन बोथ एट्रियम, जिससे क्या जनरेट होता है? जनरेट शॉर्ट पी वेव। जस्ट आफ्टर पी वेव बोथ एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट, जैसे ही पी वेव जनरेट होगा तुरंत ही जो दोनों एट्रियम है वो कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगी, और जैसे ही एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा ट्रांसफर ऑफ रिमेनिंग ब्लड, जो 30% ब्लड बचे हैं वो भी क्या हो जाएंगे? ट्रांसफर हो जाएंगे वेंट्रिकल में। नाउ डीपोलराइजेशन रीचेस टू एवी नोड, इट इंड्यूज डिले, और ये क्या करवाता है? डिले करवाता है। सो एट्रिया विल गेट सफिशिएंट टाइम फॉर ब्लड ट्रांसफर टू वेंट्रिकल, ताकि जो ब्लड बचा है 30% वो भी हमारे वेंट्रिकल में अच्छी तरह से पूरा फिल हो जाए, एट्रियम पूरी तरह से खाली हो जाए। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, जब ब्लड पूरी तरह से यहाँ पे भर गया, अभी यहाँ पे जीरो प्रेशर है, मतलब कोई प्रेशर नहीं है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? EDV, यानी इंड डायास्टोलिक वॉल्यूम, इंड डायास्टोलिक वॉल्यूम। अब क्या होता है? नाउ डीपोलराइजेशन रीचेस टू वेंट्रिकल, यानी अभी तक तो हमारा वेंट्रिकल रिलैक्स है, लेकिन क्या होगा? जैसे ही यहाँ पे डीपोलराइजेशन स्टार्ट होगा, मतलब हमारे वेंट्रिकल के पास में पहुंचेगा, जस्ट आफ्टर क्यू वेव वेंट्रिकल स्टार्टेड कॉन्ट्रैक्टिंग, तुरंत ही यहाँ पे वेंट्रिकल क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करता है। प्रेशर इंक्रीज इन वेंट्रिकल, वेंट्रिकल में प्रेशर इंक्रीज होना स्टार्ट होगा। क्लोजर ऑफ एवी वॉल्व, तुरंत ही एवी वॉल्व यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। प्रोड्यूस फर्स्ट हार्ट साउंड, जिसको हम बोलते हैं, मतलब फर्स्ट हार्ट साउंड S1, जिसको हम बोलते हैं लव। वेंट्रिकल और कॉन्ट्रैक्टिंग बट नो ब्लड इज इंटरिंग और लीविंग वेंट्रिकल, यहाँ पे क्या है?
वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट तो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई भी ब्लड ना यहाँ पे इंटर कर रहा है, ना ही यहाँ से बाहर जा रहा है। ब्लड वॉल्यूम ऑफ वेंट्रिकल इज कांस्टेंट, और इस समय में जो ब्लड वॉल्यूम है वो कांस्टेंट हो जाएगा। जाहिर सी बात है, जब वहाँ से ना तो बाहर जा रहा है, यानी ना वहाँ पे एंट्री हो रही है, ना वहाँ से कोई ब्लड लीव कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं ब्लड वॉल्यूम ऑफ वेंट्रिकल इज कांस्टेंट, यानी अभी वहाँ पे ब्लड वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, जिसको हम बोलते हैं आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, यानी IVC, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। तो अब यहाँ पे क्या होता है, धीरे धीरे प्रेशर इंक्रीज करता रहेगा, 0 to 10, 10 to 50, 50 to 120, यानी एओर्टा से ज़्यादा जब यहाँ पे ब्लड प्रेशर हो जाएगा, तो ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन प्रेशर इंक्रीज इन वेंट्रिकल व्हेन वेंट्रिकुलर प्रेशर एक्सीड प्रेशर इन एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी ओपनिंग ऑफ सेमी ल्यूनर वॉल्व। तुरंत ही क्या हो जाएगा, जैसे ही यहाँ पे मतलब एओर्टा से ज़्यादा ब्लड प्रेशर होगा, सेमी ल्यूनर वॉल्व क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। रैपिड इजेक्शन ऑफ ब्लड फ्रॉम बोथ वेंट्रिकल, दोनों ही वेंट्रिकल से यहाँ पे क्या होगा, रैपिड इजेक्शन होगा एओर्टा में। ड्यू टू रैपिड इजेक्शन प्रेशर स्टार्ट ड्रॉपिंग इन वेंट्रिकल, तुरंत ही यहाँ पे मतलब वेंट्रिकल में प्रेशर डिक्रीज होने लगेगा। व्हेन प्रेशर रीचेज बिलो द प्रेशर ऑफ एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी क्लोजर ऑफ सेमी ल्यूनर वॉल्व, जैसे ही यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, एओर्टा से कम होगा वेंट्रिकल में, तुरंत ही जो सेमी ल्यूनर वॉल्व है वो क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। इट प्रोड्यूसेस सेकेंड हार्ट साउंड, यानी S2, जिसको हम बोलते हैं डब। तो ये हो गया हमारा डब साउंड। अब आगे देखो क्या होता है, इंड ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल, द वॉल्यूम विच इज प्रेजेंट जस्ट बिफोर द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल और इंड ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल, उसको हम बोलते हैं इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, जिसका अमाउंट होता है 120 ml, जो कि आपको याद रखना है। EDV यानी इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कितना होता है, 120 ml। तो अब यहाँ पे देखो, आफ्टर रैपिड इजेक्शन प्रेशर फॉल्स क्लोजर ऑफ SV वॉल्व, स्टिल सम ब्लड रिमेन्स आफ्टर वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जिसको हम बोलते हैं इंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, जो कि होता है हमारा 50 ml। तो जो यहाँ पे इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम था वो था हमारा 120 ml। जैसे यहाँ पे जो ब्लड आएगा हमारा वो होगा 120 ml। उसके बाद जब यहाँ पे लास्ट में, यहाँ पे आपको दिखाते हैं, यहाँ ये जो हमारा ब्लड लास्ट में रह जाता है वो होता है 50 ml। तो EDV हमारा 120 ml, ESV हमारा 50 ml। EDV 120 ml, ESV 50 ml। देखो इसको एक छोटा सा मतलब याद रखने का तरीका, जैसे देखो यहाँ पे डायस्टोलिक, ये है सिस्टोलिक, दोनों में इंड एंड वॉल्यूम कॉमन है। तो ये है हमारा डायस्टोलिक, ये है हमारा सिस्टोलिक। तो देखो सिस में ऐसे लिख रहे हैं, ऐसे सिस्टोलिक, और इसका वैल्यू कितनी होती है, 50। तो देखो 50 भी हम ऐसे लिख रहे हैं, मतलब कुछ कुछ S का शेप और 5 का शेप सेम है। मतलब जो S है हमारा उसका शेप ऐसे हम लिखते हैं S, कभी कभी 5 भी ऐसे ही लिख देते हैं या फिर ऐसे लिख देते हैं, मतलब दोनों का शेप क्या है, सेम है। तो इस तरह से याद रख लेना। जो इंड सिस्टोलिक वॉल्यूम है वो 50 ml है, जो इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है वो जो है 120 ml है। अब हम बात करते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है। स्ट्रोक वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड बाय ईच वेंट्रिकल इन वन वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड बाय ईच वेंट्रिकल इन वन वेंट्रिकुलर सिस्टोल। एक वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान कितना ब्लड दोनों वेंट्रिकल पंप करते हैं वो होता है हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम। तो हम यहाँ पे देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम इक्वल टू इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस इंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। देखो इंड डायस्टोलिक की वैल्यू 120 ml, इंड सिस्टोलिक की वैल्यू 50 ml। तो 120 माइनस 50 ml इक्वल टू 70 ml, यानी जो हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम होता है उसकी वैल्यू होती है 70 ml। तो आपको 3 डाटा यहाँ से याद रखना है, इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम की वैल्यू 120 ml, इंड सिस्टोलिक वॉल्यूम की वैल्यू 50 ml, स्ट्रोक वॉल्यूम की वैल्यू 70 ml। तो याद रखना। देखो कभी कभी क्या होता है एग्जाम में, मतलब इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम की वैल्यू कुछ भी दे देंगे, मतलब वो अपने तरफ से कोई डाटा दे देंगे। मान लो यहाँ पे 160 ml दे दिए, फिर इंड सिस्टोलिक की वैल्यू दे दिए यहाँ पे 40, तो यहाँ पे आपको माइनस करके जो है स्ट्रोक वॉल्यूम पता चल जाएगा। तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। बाकी इनका जो मतलब
डाटा एनसीईआरटी में है वो भी पता होना चाहिए। ईडीवी 120 ml, ईएसवी 50 ml, स्टॉक वॉल्यूम 70 ml। बाकी आपको ये अगर फॉर्मूला याद रहेगा तो वो कुछ भी अगर अपना मतलब अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू देते हैं आप इसको माइनस करके फाइंड कर सकते हैं। अब देखो बात करते हैं कार्डियक आउटपुट की। कार्डियक आउटपुट, अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड इन 1 मिनट बाई ईच वेंट्रिकल। 1 मिनट में दोनों वेंट्रिकल कितना अमाउंट ऑफ ब्लड पंप करते हैं वो होता हमारा कार्डियक आउटपुट। दोनों वेंट्रिकल एक वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान कितना ब्लड पंप करते हैं वो है हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम। लेकिन दोनों वेंट्रिकल 1 मिनट में कितना अमाउंट ऑफ ब्लड पंप करते हैं वो है हमारा कार्डियक आउटपुट। तो इन 1 मिनट, 1 मिनट में क्या होता है, 72 वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, 72 हार्ट बीट होता है। यानी इन वन हार्ट बीट 70 ml ब्लड पंप्ड, यानी एक हार्ट बीट में 70 ml ब्लड क्या होता है, पंप होता है। तो हम कह सकते हैं कार्डियक वॉल्यूम इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट बीट इन 1 मिनट। यह है हमारा कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला। स्ट्रोक वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता चल गया। अब आपको याद रखना है कार्डियक आउटपुट का फार्मूला। तो कार्डियक आउटपुट इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट बीट इन 1 मिनट। तो यहाँ से जो है स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml, हार्ट रेट होता है हमारा 72। तो यहाँ से मतलब जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा हमारा 5040 ml, जिसको हम बोल सकते हैं 5 लीटर, मतलब अप्रोक्सीमेट करके 5 लीटर। तो कार्डियक आउटपुट कितना हो गया हमारा, 5 लीटर। अब जैसे यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन है जहाँ पे ईडीवी की वैल्यू दे दिया 100 ml, यहाँ पे कार्डियक आउटपुट की वैल्यू दे दिया 5 लीटर, फिर आपसे पूछा हार्ट रेट बताइए। तो यहाँ पे कार्डियक आउटपुट इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, ईडीवी माइनस ईएसवी। तो यहाँ पे पूछा क्या है, देखो सीओ दिया है आपको 5 लीटर, तो मतलब इसको मिलीलीटर में चेंज कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 5000। हमको फाइंड करना है HR यानी हार्ट रेट। तो यहाँ पे 100 माइनस 50 आ गया, यहाँ पे हार्ट रेट इधर जाएगा, 5000 इधर जाएगा, मतलब यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हो, सीधा सा आ जाएगा हमारा हार्ट रेट इक्वल टू 100 बीट पर मिनट। तो इस तरह से मतलब क्वेश्चन सिंपल से पूछे जा सकते हैं। बस आपको दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए, तो कोई भी क्वेश्चन आप जो है यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कंट्रोल ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। जो हमारा कार्डियक एक्टिविटी है इसको हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, जो हमारा हार्ट होता है, हार्ट हमारा क्या होता है, ऑटो एक्साइटेबल, यानी जो हार्ट होता है ये खुद से ही एक्साइटेबल होता है, बिकॉज हार्ट हैज एक्साइटेबल नोडल टिश्यू। जैसे हमने देखा था ना, एसए नोड, एबी नोड, तो ये सब मतलब खुद से ही यहाँ पे स्टिमुलेट जनरेट करवाते हैं। तो हार्ट इज ऑटो एक्साइटेबल बिकॉज हार्ट हैज एक्साइटेबल नोडल टिश्यू, बट सेंटर्स आर प्रेजेंट इन मेडुला। लेकिन फिर भी क्या होता है, कुछ मतलब सेंटर्स होते हैं जो कि हमारे मेडुला में प्रेजेंट होते हैं। दे कैन नॉट जेनरेट हार्ट बीट, ये किसी भी तरह का कोई हार्ट बीट जेनरेट नहीं करवा सकते हैं, बट दे कैन अल्टर हार्ट रेट, लेकिन ये हार्ट रेट को अल्टर करा सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं या तो ये हार्ट रेट को बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं, यानी इंक्रीज कर सकते हैं या फिर डिक्रीज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है एंड इंडोक्राइन हार्मोन्स है, यानी एड्रीनलिन। तो यहाँ पे क्या है, कैन ऑल्सो अल्टर हार्ट बीट, यानी जो सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक एंड इंडोक्राइन हार्मोन्स है, ये सारी चीजें भी हमारे हार्ट बीट को क्या कर सकती हैं, अल्टर कर सकती हैं। यानी वहाँ पे या तो हार्ट बीट को बढ़ा सकती हैं या फिर डिक्रीज कर सकती हैं बाई अल्टरिंग मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन, यानी मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन को अल्टर करके। अब यहाँ पे देखो, फैक्टर अफेक्टिंग कार्डियक आउटपुट, मतलब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारे कार्डियक आउटपुट को अफेक्ट करते हैं। जैसे देखो, हमने बात किया सिंपैथेटिक एंड एड्रीनलिन की, तो याद रखना सिंपैथेटिक मतलब शेर, यानी जब भी आपके सामने बात आती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की, तो याद रखना मतलब आप तुरंत से इमेजिन करना कि आपके सामने एक शेर आ गया। अब आप देखो, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम मतलब शेर जब आपके सामने आया तो उस समय क्या होता है, पसीना छूटने लगता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, मतलब कुछ इस तरह की चीजें होती हैं। तो शेर सामने आने पे जो चीजें होती हैं उस समय हमारा एक्टिवेट होता है हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड एड्रेनलिन क्या करवाते हैं, हमारे हार्ट रेट को इंक्रीज करवाते हैं। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कब एक्टिवेट होता है, जब हम मतलब नॉर्मली कोई फंक्शन कर रहे होते हैं। फिर देखो, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है या फिर एड्रेनलिन हार्मोन्स है, ये हार्ट रेट को इंक्रीज करते हैं।
वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को भी इंक्रीज करते हैं, कार्डियक आउटपुट को भी क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो हार्ट रेट, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड कार्डियक आउटपुट तीनों को ही क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, यानी घटा देते हैं हमारे हार्ट रेट को। अब यहाँ पे देखो इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियक आउटपुट। जब भी हम कोई एक्सरसाइज करते हैं तो उससे हमारे कार्डियक आउटपुट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखो ड्यूरिंग इनिशियल फेज, यानी जैसे ही आप कोई एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं, ड्यूरिंग इनिशियल फेज हार्ट रेट इंक्रीज, हमारा जो हार्ट रेट होता है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो देखो कार्डियक आउटपुट इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू हार्ट रेट, तो कार्डियक आउटपुट इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू हार्ट रेट है। तो जब यहाँ पे हार्ट रेट इंक्रीज होगा तो कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज हो जाएगा। तो देखो ड्यूरिंग इनिशियल फेज, यानी जैसे ही आप कोई एक्सरसाइज स्टार्ट करते हो तो मतलब उसके जैसे ही अभी आपने स्टार्ट किया उसके इनिशियल फेज में क्या होगा, हार्ट रेट इंक्रीज होगा। हार्ट रेट इंक्रीज होने के साथ साथ में कार्डियक आउटपुट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ड्यूरिंग लेटर फेज और लॉन्ग ड्यूरेशन एक्सरसाइज, यानी अब जब जो है आप एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते जा रहे हो तब क्या होगा, लेस टाइम इज अवेलेबल फॉर वेंट्रिकुलर फिलिंग, यानी जब वेंट्रिकल हमारा फिल हो रहा होता है तो वहाँ पे कुछ टाइम लगता है। जैसे हमने देखा था 0.4 सेकेंड, कुछ मतलब अभी जो मैंने आपको सारा टाइम बताया था। तो जब वेंट्रिकल हमारा फिल हो रहा है तो वहाँ पे कुछ टाइम लग रहा है, लेकिन जब हम मतलब बहुत देर तक एक्सरसाइज करते रहेंगे तो हमको कम टाइम में, मतलब हमारा हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, यानी हम जल्दी जल्दी सांसें लेंगे तो हमको कम टाइम मिल पाएगा वेंट्रिकुलर फिलिंग के लिए। इट डिक्रीजेज इन डायास्टोलिक वॉल्यूम, इससे क्या होगा, जो हमारा इन डायास्टोलिक वॉल्यूम है वो घट जाएगा और इसके वजह से क्या होगा, हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम घट जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम घट जाएगा और कार्डियक आउटपुट इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। तो जब इस स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज हो गया तो कार्डियक आउटपुट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इस वजह से कभी भी बहुत लंबा एक्सटर्नल एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। तो मतलब यही रीजन होता है। तो इस तरह से मतलब कब हमारा कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होता है, कब डिक्रीज होता है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ऑनसेट ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल क्या होता है हमारा, आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। ऑनसेट ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। तो अब यहाँ पे क्या होता है, क्लोजर ऑफ एवी वॉल्व क्या होता है हमारा, लब साउंड। क्लोजर ऑफ सेमी ल्यूनर वॉल्व हमारा डब साउंड। देखो कभी भी साउंड से क्वेश्चन पूछा जाए तो इस तरह याद रखना। सेकेंड साउंड देखो सा फॉर सेकेंड, सा फॉर सेकेंड, सा फॉर सेमी ल्यूनर, सेमी ल्यूनर सेकेंड, सेमी ल्यूनर सेकेंड, सेमी ल्यूनर सेकेंड। एक बात तो हमेशा याद रखना, आवाज़ तभी आती है जब गेट बंद होता है, गेट ओपन होने पर कभी आवाज़ नहीं आती है। यानी आवाज़ तो तभी आएगी जब वॉल्व हमारा क्लोज होगा। तो क्लोज और ओपन में कंफ्यूज होना ही नहीं है। कंफ्यूजन इसमें हो सकती है कि मतलब फर्स्ट साउंड कब आता है, सेकंड कब आता है, यानी एवी वॉल्व के क्लोज होने पे क्या होता है, सेमी ल्यूनर वॉल्व के क्लोज होने पे क्या होता है। तो थोड़ा सा मतलब टेक्निक अगर अचानक से भूल जाओ, वैसे तो कॉन्सेप्ट हमने सारा डिस्कस कर ही लिया, तो आप कैसे याद रखोगे, सा फॉर सेमी ल्यूनर, सा फॉर सेकेंड, सा फॉर सेमी ल्यूनर, सा फॉर सेकेंड, यानी सेकेंड साउंड कब आता है, जब सेमी ल्यूनर वॉल्व जो है क्लोज होती है। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। अब देखो बात करते हैं यहाँ पे ब्लड प्रेशर की। चलो इसको इसी में क्या करते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं रह गया है। तो अब यहाँ पे देखो ब्लड प्रेशर की बात करते हैं। ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग फ्लो ऑफ ब्लड इट एक्सर्ट सम प्रेशर ऑन वेसल्स, यानी जब हमारा ब्लड फ्लो करता है वेसल्स में तो कुछ प्रेशर लगाता है हमारे वेसल्स पे। इट इज मेजर्ड बाय स्फिग्मोमैनोमीटर, जो कि स्फिग्मोमैनोमीटर से क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। ब्लड प्रेशर इज ऑफ टू टाइप्स, जो ब्लड प्रेशर होता है वो टू टाइप्स का होता है। एक होता है हमारा प्रेशर जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। एक होता है जब रिलैक्सेशन होता है, जिसको हम बोलते हैं डायास्टोलिक प्रेशर। तो सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायास्टोलिक प्रेशर, देखो सिस्टोलिक प्रेशर जो प्रेशर होता है उसका नॉर्मल रेंज कितना होता है, 110 to 140 mm ऑफ Hg। जो डायास्टोलिक प्रेशर होता है उसका प्रेशर कितना होता है, 60 to 90 mm ऑफ Hg। तो ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। और हम एक मतलब दो टर्म पढ़ते हैं, एक होता है हाइपोटेंशन, एक होता है हाइपरटेंशन।
तो क्या होता है, जब सिस्टोलिक वैल्यू जो है वो 110 टू नीचे आ जाए, या फिर जो डायस्टोलिक वैल्यू है वो 60 से नीचे आ जाए, यानी ये देखो जब 60 से भी नीचे आ जाए या फिर 110 से भी नीचे आ जाए, तो इसको हम बोलेंगे हाइपोटेंशन। लेकिन जब सिस्टोलिक प्रेशर जो है वो 140 से भी ज़्यादा हो जाए, यानी 140 से भी ज़्यादा हो जाए, या फिर जब डायस्टोलिक प्रेशर 90 से भी ज़्यादा हो जाए, देखो एबव 90, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन। तो आपसे पूछा जाता है कभी कभी, मतलब एक तो पूछेंगे कि सिस्टोलिक प्रेशर का नॉर्मल रेंज कितना है या फिर डायस्टोलिक का कितना है, या पूछेंगे हाइपरटेंशन या फिर हाइपोटेंशन कब होता है। तो याद रखना, अगर आपको ये सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेशर का रेंज पता होगा तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से टैकल कर सकते हो। अब देखो ये जो हमारा हार्ट है, हार्ट से अवे जो ब्लड को लेके जाती है वो होती है आर्टरी। अवे आर्टरी जो हार्ट के टुवर्ड लेके आती है वो होती है हमारी वेंस। तो यहाँ पे देखो जो आर्टरी होती है ये मोर मस्कुलर होती है। अगर यहाँ पे ज़्यादा मसल्स होंगे तो इसकी जो ल्यूमेन है वो नैरो होगी और यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा। तो जो हमारी आर्टरी होती है यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है, क्योंकि ये मोर मस्कुलर होती है तो इसका नैरो मतलब ल्यूमेन जो है नैरो होता है। अब देखो जो हार्ट के टुवर्ड लेके आती है ब्लड को वो होती है वेंस। जो वेंस है वो लेस मस्कुलर होती है, तो अगर ये लेस मसल्स यहाँ पे होंगे तो इनके बीच में ज़्यादा स्पेस होगा, यानी इसका वाइड ल्यूमेन होता है। और अगर वाइड ल्यूमेन होगा तो प्रेशर यहाँ पे कम होगा। और एक बात याद रखना, जो वॉल्व होता है वो हमेशा कहाँ प्रेजेंट होता है, वेंस में। तो याद रखना वॉल्व प्रेजेंट यानी इन वेंस वॉल्व प्रेजेंट टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ताकि जो ब्लड है हमारा उसका बैक फ्लो ना हो जाए। अब देखो ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ आर्टरी एंड वेन की जब बात करें तो ये तो मतलब एक नॉर्मल फिगर हो गया जो कि आर्टरी और वेन दोनों को दिखाता है। तो यहाँ पे कुछ 3 लेयर्स होते हैं। एक है हमारा सबसे आउटर ट्यूनिका एक्सटर्ना, सबसे इनर ट्यूनिका इंटरना, और मिडिल में जो है वो है ट्यूनिका मीडिया। तो ट्यूनिका एक्सटर्ना जो है वो बनती है हमारी फाइब्रस टिश्यू एंड कोलेजन फाइबर से। जो ट्यूनिका इंटीमा है ये स्क्वैमस इपीथीलियम से बनती है। और ये जो हमारा बीच वाला पार्ट है ट्यूनिका मीडिया, ये बनता है स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक फाइबर से। तो यहाँ पे ये आपको याद होना चाहिए कि इसके कितने लेयर्स होते हैं और ये किससे बने होते हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए। अब देखो जो ट्यूनिका इंटीमा होता है ये कंपोज्ड होती है स्क्वैमस इपीथीलियम से। कंपोज्ड ऑफ स्क्वैमस इपीथीलियम, स्क्वैमस सेल प्लस बेसमेंट मेम्ब्रेन। जैसे देखो यहाँ पे ये है हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन और ये है इस पे जो सेल्स है उसे हम बोलते हैं इपीथीलियम। अब देखो इपीथीलियम क्या, इपी मीन्स क्या होता है, अपॉन। अपॉन यानी ऐसा कोई मतलब ऐसा टिश्यू जो किसी चीज के अपॉन यानी किसी के ऊपर है। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर जो होती है वो होती है हमारी स्क्वैमस इपीथीलियम। तो याद रखना जो इंटीमा है वो बनी होती है कंपोज्ड ऑफ स्क्वैमस इपीथीलियम यानी स्क्वैमस सेल प्लस बेसमेंट मेम्ब्रेन। फिर यहाँ पे देखो ट्यूनिका मीडिया की बात करें, यानी इसका जो बीच वाला पार्ट है ये बना होता है, देखो ये है हमारा आउटर इलास्टिक लैमाइना, यह है इनर इलास्टिक लैमाइना। इसके बीच में क्या होता है, स्मूथ मसल्स होता है। क्या होता है, स्मूथ मसल्स होता है। और ये जो इनर इलास्टिक लैमाइना है यहाँ पे इलास्टिक फाइबर होते हैं। क्या होते हैं, यहाँ पे इलास्टिक फाइबर होते हैं। फिर देखो जो ट्यूनिका एक्सटर्ना होता है ये कंपोज्ड ऑफ होता है कोलेजन फाइबर से। और ये कोलेजन फाइबर क्या करते हैं, इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं या फिर इसको एनकरेज करते हैं यानी फिक्सेशन के लिए। फिर देखो आर्टरी और वेन दोनों में एक खास डिफरेंस, दोनों में ही यहाँ पे एक्सटर्ना इंटरना मीडिया मतलब ये तो दोनों में कॉमन है जो कि हमने ऊपर देखा। लेकिन अंतर ये है जो आर्टरी होती है इसका जो मतलब ये मोर मस्कुलर होती है तो इसका नैरो ल्यूमन होता है। जैसे यहाँ पे देखो इसका ल्यूमन बस छोटा सा है, लेकिन जो वेन्स है इसका ल्यूमन इतना बड़ा सा है, इसका ल्यूमन इतना छोटा सा है, इसका ल्यूमन बड़ा है। तो कुछ डिफरेंस देख लेते हैं दोनों के बीच में। जो हमारी आर्टरी होती है यहाँ पे नैरो ल्यूमेन होता है, मोर मस्कुलर होता है, वॉल्व यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। जो वेन्स होता है इसका वाइड ल्यूमेन होता है, ये लेस मस्कुलर होती है और यहाँ पे वॉल्व प्रेजेंट होता है। जैसे यहाँ पे देखो इसके ल्यूमेन में ये हमारा वॉल्व प्रेजेंट है लेकिन यहाँ पे कोई वॉल्व प्रेजेंट नहीं है। फिर देखो आर्टरी डू नॉट हैव वॉल्व, आर्टरी के पास वॉल्व नहीं है। इसका रीजन ये है बिकॉज दे आर अंडर हाई प्रेशर, क्योंकि ये जो है हाई प्रेशर के अंडर में काम करते हैं। वेन्स है वॉल्व, जो वेन्स होती है ये वॉल्व रखती है बिकॉज दे आर अंडर लो प्रेशर। अब यहाँ पे देखो आर्टरी और वेन्स में डिफरेंस। आर्टरी कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, जो कि हमने देख लिया अवे आर्टरी आर्टरी कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, वेन्स कैरीज ब्लड टुवर्ड हार्ट। कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, जो कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बता दिया था। कैरीज डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स।
अब यहाँ पे देखो जो आर्टरी होती है वो ब्राइट रेड कलर की होती है, जो वेन्स होती है वो डार्क रेड होती है। ब्लड फ्लो इन हाई प्रेशर, जो आर्टरी है यहाँ पे ब्लड फ्लो हाई प्रेशर के मतलब हाई प्रेशर से होता है, और जो वेन्स है यहाँ पे ब्लड फ्लो इज लो प्रेशर कंपेयर टू आर्टरी, यानी आर्टरी की अपेक्षा यहाँ पे लो प्रेशर होता है। जो आर्टरी है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो यहाँ पे CO2 का अमाउंट कम होगा। अगर CO2 का अमाउंट कम है तो यहाँ पे H+ लो होगा, और अगर H+ कम है तो pH हाई होगा। ठीक इसी का उल्टा, यानी वेन्स में CO2 का अमाउंट ज़्यादा होगा, H+ ज़्यादा होगा और pH लो होगा। जो आर्टरी है ये डीप सिचुएटेड होती है, जो वेन्स होती है सुपरफिशियली सिचुएटेड होती है। इसी वजह से जो इंजेक्शन है वो लगाए जाते हैं हमारे वेन्स में, यानी नसों में लगाई जाती हैं, आर्टरी में नहीं, क्योंकि एक तो वो डीप सिचुएटेड है, ऊपर से उसमें हाई ब्लड प्रेशर से लो फ्लो करता है, तो अगर उसमें जो है लगाएंगे तो एक हल्का सा पिंच होने पर भी ब्लड जो है वो बहुत ही तेजी से बाहर आ जाएगा। अब देखो जो आर्टरी होती है यहाँ पे हार्ट, यहाँ मतलब हार्ट के थ्रू यहाँ पे सप्लाई होता है। तो ये जो है जैसे ही किसी की डेथ होती है तो तुरंत हार्ट जो है वो स्टॉप कर देता है पंप करना, तो इस वजह से जो आर्टरी है वो तुरंत के तुरंत एम्प्टी हो जाती है, खाली हो जाती है। तो आर्टरी एम्प्टी आफ्टर डेथ बिकॉज हार्ट स्टॉप पंप। और जो वेन्स होती है यहाँ पे ब्लड भरा रहता है, फिल्ड विथ ब्लड। फिर देखो बात करते हैं कैपिलरी की। तो कैपिलरी क्या करते हैं, ये आर्टरी और वेन को आपस में कनेक्ट करते हैं। जो आर्टरी होते हैं, जैसे ये देखो आर्टरी है, ये वेन्स है, इन दोनों को कनेक्ट करते हैं आर्टरी। कैपिलरी, जो कैपिलरी होते हैं ये आर्टरी और वेन की अपेक्षा पतले होते हैं, और ये जो है डिफ्यूजन में हेल्प करते हैं। जैसे देखो O2 और CO2 का जो डिफ्यूजन हो रहा था वो कैपिलरी के हेल्प से होता है। अब देखो कैपिलरी के बारे में बात करें, ओनली इंडोथीलियम इज प्रेजेंट कंपोज्ड ऑफ स्क्वैमस सेल प्लस बेसमेंट मेम्ब्रेन, यानी स्क्वैमस इपीथीलियम, स्क्वैमस इपीथीलियम टिश्यू का ये बना होता है। यहाँ पे केवल इंडोथीलियम ही क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अब देखो बात करते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन की। तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या होता है, ट्रांसफर एंड कलेक्ट ब्लड फ्रॉम बॉडी। देखो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में क्या होता है, ये ट्रांसफर करता है या फिर कलेक्ट करता है ब्लड को फ्रॉम बॉडी। पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है, तो पल्मोनरी, देखो पल्मोनरी वर्ड ही यूज किया जाता है लंग्स के लिए, तो याद रखना ट्रांसफर और कलेक्ट ब्लड फ्रॉम लंग्स। यहाँ पे क्या होगा, जो ब्लड का ट्रांसफर या कलेक्शन होगा वो होगा लंग्स से। तो देखो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में क्या होता है, यहाँ पे जैसे देखो ये हमारी बॉडी है, तो यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया राइट वेंट्रिकल में, राइट एट्रियम में, फिर गया राइट वेंट्रिकल में, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से मतलब यहाँ सिंपल सा ऐसे देखो कि बॉडी से ब्लड आया और फिर यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड बॉडी में गया, तो ये है हमारा सिस्टेमिक। और जब यहाँ पे राइट वेंट्रिकल से लंग्स में आया, फिर लंग्स से हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, तो ये है हमारा पल्मोनरी। वहाँ पे मतलब कुछ और ही बताने लगी थी तो उसको छोड़ दो। जब यहाँ पे बॉडी से ब्लड आया या बॉडी में ट्रांसफर हुआ तो ये होगा हमारा सिस्टेमिक। जब यहाँ पे लंग्स में ट्रांसफर हुआ या फिर लंग्स से ट्रांसफर हुआ तो हो जाएगा हमारा यहाँ पे पल्मोनरी। अब देखो हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन, तो क्या होता है, जो आर्टरी होती है ये अवे फ्रॉम हार्ट, यानी हमारे आर्गन्स के पास में ब्लड को लेकर जाएगी। तो यहाँ पे एक होती है हिपैटिक आर्टरी। हिपैटिक आर्टरी क्या करती है, वो हमारे लीवर के पास में चीज़ों को लेकर जाती है। कहाँ पे जाती है, देखो नाम ही है इसका हिपैटिक, हिपैट वर्ड यूज करते हैं लीवर के लिए। तो हिपैटिक आर्टरी यानी जो ऐसी आर्टरी जो कि लीवर के पास में लेके चीज़ों को जाएगी। तो अब देखो जैसे ये हमारा स्टमक है, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये है लार्ज इंटेस्टाइन, और ये है हमारा पैंक्रियाज और स्प्लीन। तो इन सबकी जो आर्टरी है वो एक जगह पे आके ओपन होती है, मतलब इन सबकी जो आर्टरी है वो एक वेन के थ्रू कनेक्ट होती है हमारे लीवर से, जिसको हम बोलते हैं हिपैटिक पोर्टल वेन। हिपैटिक पोर्टल वेन, तो ये जो हिपैटिक पोर्टल वेन है इसके थ्रू सारी मतलब जो भी चीज़ें आई हैं, चाहे वो स्टमक से, स्मॉल इंटेस्टाइन से, लार्ज इंटेस्टाइन से, पैंक्रियास से, स्प्लीन से, वो सब सबसे पहले हमारे लीवर में छोड़ दी जाती हैं। अब ये डायरेक्ट ऑर्गन्स में मतलब क्यों नहीं डाली जाती हैं, क्योंकि मान लो यहाँ पे कोई टॉक्सिन्स वगैरह हैं, तो हमने पढ़ा था जो लीवर होता है वो डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। तो अगर कोई भी यहाँ पे कोई भी टॉक्सिक मटेरियल है तो लीवर उसको डिटॉक्सिफाई कर देगा। तो इस वजह से इन सब का जो भी सिक्रेशन होता है वो सबसे पहले हिपैटिक पोर्टल वेन के थ्रू हमारे लीवर में आता है, और फिर यहाँ से हिपैटिक वेन्स के थ्रू हमारे ऑर्गन्स में भेज दिया जाता है। तो इसको भी आप जो है याद रखेंगे। अब देखो यूरिया इज सिंथेसाइज्ड इन लीवर, जो यूरिया है वो हमारे लीवर में सिंथेसाइज होता है, लेकिन अमाउंट ऑफ यूरिया मैक्सिमम कहाँ होगा, हिपैटिक वेन में। कहाँ पे, हिपैटिक वेन में, बिकॉज दे आर कलेक्टिंग ब्लड एंड यूरिया फ्रॉम लीवर।
अब देखो नॉर्मल हार्ट रेट की बात करें तो ये 60 to 100 बीट्स पर मिनट होता है। इफ ग्रेटर देन 100 बीट्स पर मिनट, यानी देखो जब हमारा हार्ट रेट, जो नॉर्मल हार्ट रेट रेंज है वो है 60 to 100, लेकिन जब हमारा हार्ट रेट 60 to 100 से ज़्यादा हो जाए, यानी खूब तेज़ी से हम सांस लेने लगें, तो यहाँ पे जो होता है तेज टैकीकार्डिया, तेज टैकीकार्डिया। लेकिन अगर हमारा जो हार्ट रेट है वो लेस देन 60 बीट्स पर मिनट हो जाए तो इसको हम बोलते हैं ब्रैडीकार्डिया, तेज टैकीकार्डिया, और धीरे हो जाएगा हमारा ब्रैडीकार्डिया। अब देखो आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस मतलब क्या है? स्टिफनेस और नैरोइंग ऑफ आर्टरी ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम, यानी अगर हमारे आर्टरी में कोई भी कोलेस्ट्रॉल या फिर कैल्शियम किसी भी चीज़ का डिपोजिशन हो जाता है तो जो आर्टरी है वो और भी नैरो हो जाएगी, तो उसको हम बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। तो यहाँ पे देखो एथेरोस्क्लेरोसिस या फिर कोरोनरी आर्टरी डिजीज यानी CAD इज अ टाइप ऑफ आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, यानी ये आर्टीरियोस्क्लेरोसिस का ही एक पार्ट होता है, एक टाइप होता है। जैसे देखो ये हमारी आर्टरी है जो कि अभी बिल्कुल नॉर्मल है, यहाँ पे आर्टरी बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, डिपोजिशन हो गया कैल्शियम या फिर फैट का। तो जब यहाँ पे डिपोजिशन होगा तो ये जो लेयर्स है ये दब जाएगी, यानी इसका जो ल्यूमेन है वो नैरो हो गया। नैरोइंग ऑफ ल्यूमेन रिड्यूस ब्लड सप्लाई। मैंने आपको कई बार बताया है, अगर एक खुला चौड़ा पाइप है पानी ईजिली फ्लो करेगा, लेकिन अगर इसके बीच में कोई ब्लॉकेज आ गया तो पानी आराम से फ्लो नहीं कर पाएगा, मतलब वहाँ पे रुकावट आएगी। तो वही है यहाँ पे रिड्यूस ब्लड सप्लाई। अब देखो बात करते हैं हार्ट अटैक की, मतलब हार्ट अटैक में क्या होता है। हमने आपको बताया था जो हमारा हार्ट होता है उस जो लेफ्ट वेंट्रिकल है यहाँ से एराइज होता है एओर्टा। क्या एराइज होता है? एओर्टा। और यहाँ से कुछ कोरोनरी आर्टरीज निकली होती हैं जो कि वापस से हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं, मतलब हमारे हार्ट को ही मतलब न्यूट्रिएंट्स वगैरह की सप्लाई करती हैं, ऑक्सीजन वगैरह की। तो जो ये कोरोनरी आर्टरी हैं, मान लो इनके बीच में अगर कोई ब्लॉकेज आ जाए, ब्लॉकेज ड्यू टू डिपोजिशन, यानी कोई चीज़ हमारे आर्टरी में, कोरोनरी आर्टरी में जमा हो जाए, तो जो हमारा हार्ट मसल्स है उसको ब्लड या फिर ऑक्सीजन रिसीव नहीं हो पाएगा, जिसको हम बोलते हैं इस्चीमिया। क्या बोलते हैं? इस्चीमिया। तो इससे क्या होगा, जब यहाँ पे ऑक्सीजन वगैरह की सप्लाई नहीं होगी तो जो कार्डियक मसल है उसकी डेथ हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं हार्ट अटैक यानी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। क्या बोलते हैं? मायोकार्डियल इन्फार्क्शन यानी हार्ट अटैक। अब देखो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या फिर हार्ट अटैक, यहाँ पे क्या होता है, नेक्रोसिस यानी डेथ ऑफ हार्ट मसल्स ड्यू टू इस्चीमिया यानी लैक ऑफ ब्लड सप्लाई। कोरोनरी आर्टरी ही हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई करती थी, अगर उसी में ब्लॉकेज आ गया तो यहाँ पे ब्लड सप्लाई या न्यूट्रिएंट सप्लाई नहीं हो पाएगी, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाएगी, तो यहाँ पे जो हमारा हार्ट है उसकी नेक्रोसिस हो जाएगी, उसकी डेथ हो जाएगी इस्चीमिया की वजह से। लैक ऑफ ब्लड सप्लाई, एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स, टॉक्सिन अटैक्स हार्ट मसल्स, डेथ ऑफ हार्ट मसल्स, जिसको हम बोलते हैं हार्ट अटैक। यानी देखो अगर यहाँ पे ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी तो यहाँ पे टॉक्सिन मटेरियल जो है वो एक्यूमुलेट हो जाएंगे और टॉक्सिक अटैक करेंगे हमारे हार्ट मसल्स पे, जिससे हमारे हार्ट मसल की डेथ हो जाएगी और यहाँ पे क्या होगा, हार्ट अटैक। अब देखो हार्ट ब्लॉक क्या है। वैसे नाम से लगता है मतलब हार्ट अटैक, हार्ट फेल, हार्ट ब्लॉक सारी एक ही चीज़ें हैं, पर थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे मान लो यहाँ पे हमने देखा SA नोड, AB नोड, इनके बीच में जो फाइबर्स हैं, या फिर यहाँ पे मतलब इन सभी में से एनी ब्लॉकेज और डिस्टर्बेंस इन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट, यानी जो भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कराती थी AB नोड, SA नोड, ये सारी चीज़ें, अगर इनमें से किन्हीं मतलब किसी में भी कोई डिस्टर्बेंस या ब्लॉकेज आ जाए। अब देखो हार्ट फेल्योर क्या है। इफ ड्यू टू एनी रीजन, अगर किसी भी रीजन से हार्ट स्टॉप्ड पंपिंग ब्लड, हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करना स्टॉप कर दे तो उसको हम बोलते हैं हार्ट फेल्योर। क्या बोलते हैं? हार्ट फेल्योर। अगर देखो हार्ट का काम क्या है, ब्लड को पंप करना, अगर वो ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा यानी हार्ट फेल हो गया। तो इफ ड्यू टू एनी रीजन हार्ट स्टॉप पंपिंग ब्लड तो इसको हम बोलते हैं हार्ट फेल्योर। जैसे यहाँ पे देखो ये जो हमारा मतलब राइट वेंट्रिकल है, राइट एट्रियम में, यहाँ पे लंग्स मतलब इस तरह से ब्लड जाना था लेकिन ब्लड सप्लाई नहीं हो रही, यानी इन राइट हार्ट फेल्योर हार्ट फेल टू पंप ब्लड टू लंग्स। यानी राइट हार्ट फेल्योर में क्या होता है, जो हमारी हार्ट है वो फेल हो जाती है लंग्स के पास में ब्लड पहुँचाने में। और अगर लेफ्ट हार्ट फेल्योर हो गया तो क्या होता है, हार्ट फेल टू पंप ब्लड टू बॉडी। तो यहाँ पे मतलब हमारे बॉडी के पास में ब्लड नहीं पहुँचेगा। तो ये सारी चीज़ें अब आपको क्लियर हैं। फिर यहाँ पे देखो लंग्स विल बी फिल्ड विथ ब्लड। जैसे मान लो यहाँ पे ब्लड
सप्लाई ना हो पाए, तो ये जो ब्लड है वो वापस से चले जाएंगे हमारे लंग्स में। तो लंग्स क्या है, लंग्स विल बी फिल्ड विथ ब्लड, जिसको हम बोलते हैं कंजेशन ऑफ लंग्स यानी कंजेस्टिव कार्डियक फेल्योर। अब यहाँ पे देखो क्या है S1 एंड S2। तो S1 यानी फर्स्ट साउंड, ये तो ऑनसेट ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और ये है एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल यानी ऑनसेट ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल, और ये है ड्यूरेशन ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अच्छा, मतलब दोनों साउंड के बीच में यहाँ पे जो ड्यूरेशन है वो हमारा ड्यूरेशन ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। यहाँ पे हमको ये देखना है 1 कार्डियक साइकिल इक्वल टू 1 हार्ट बीट, और 1 हार्ट बीट रिप्रेजेंट 1 PQRST वेव। तो ये जो इस तरह से हम मतलब P फिर QRST, ये जो वेव एक वेव होता है ये रिप्रेजेंट कर, यानी एक PQRST वेव रिप्रेजेंट करता है एक कार्डियक साइकिल को, और एक कार्डियक साइकिल रिप्रेजेंट करती है एक हार्ट बीट को। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो याद रखना, नंबर ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स इक्वल टू नंबर ऑफ कार्डियक साइकिल और नंबर ऑफ हार्ट बीट। नंबर ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स इक्वल टू नंबर ऑफ कार्डियक साइकिल और नंबर ऑफ हार्ट बीट। अब यहाँ पे देखो लास्ट एक वर्ड है हमारा एंजाइना। एंजाइना मीन्स होता क्या है, पेन। जो एंजाइना है वो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है पेन। तो एक डिजीज होती है जिसको हम बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। पेक्टोरिस क्या है, जैसे हम पढ़ते हैं पेक्टोरलिस मेजर मसल जो कि हमारी चेस्ट मसल्स होती है। तो एंजाइना पेक्टोरिस यानी पेक्टोरिस मीन्स चेस्ट मसल्स, यानी सडन पेन इन चेस्ट मसल, यानी अचानक से हमारे चेस्ट मसल्स में अगर पेन होने लगे तो उसको हम बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। तो अगर कभी भी ये मतलब आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए तो ऑप्शन देख के पता लगा सकते हो, सडन पेन इन चेस्ट। तो देखो पेन मीन्स एंजाइना और चेस्ट मीन्स पेक्टोरिस, तो एंजाइना पेक्टोरिस। तो थैंक्स। यहाँ पे हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कंप्लीट होता है, यानी हम कहें हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट होता है। आई होप आपको जितने भी लेक्चर मैंने इससे रिलेटेड प्रोवाइड किए हैं आपको एवरी लेक्चर अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अपना फीडबैक देना मत भूलना। इस वीडियो में यहीं तक, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।